हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज हम शुरू कर चुके हैं एंड इसके बाद में हम अपनी इंश्योरेंस अवेयरनेस सीरीज भी शुरू करेंगे, जो कि आपकी स्टैटिक सीरीज का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सभी के लिए, बिकॉज यहाँ पर आप बैंक जॉब्स के लिए ही वर्क कर रहे हैं इतना हार्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग, कितने कितने तरह की बैंकिंग हमारे पास है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है हमारी सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ, बैंकिंग भी अब अलग अलग तरह की होती है। आप बोलोगे मैम अलग अलग कैसे, हम तो एक ही तरह के बैंक में गए हैं। हाँ, जिस बैंक में आप गए हो वो होता है रिटेल बैंकिंग, ठीक है। लेकिन अब आप देखते हो अलग अलग तरह से यहाँ पर वर्चुअल बैंकिंग भी शुरू हो गई है। तो हमारे पास में बेसिकली बैंक्स जो हैं अब उनका रोल काफी वास्ट हो चुका है, काफी यहाँ पर एक्सपेंड हो चुका है। तो जैसे कि आप देखते हैं, अब म्यूचुअल फंड्स या फिर यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करनी है या फिर आपको यहाँ पर लोन चाहिए, ठीक है। तो लोन में भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई कमर्शियल पर्पज से चाहिए, क्यों चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्हीं के जो पर्पसेज हैं अकॉर्डिंगली हमारे टाइप्स ऑफ बैंकिंग भी डिवाइड हो चुके हैं। तो बैंक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेरियस एक्टिविटीज कंसिस्ट करते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम यहाँ पर करते हैं, जिसमें कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना इंडिविजुअल्स से और अदर एंटिटीज से। इसके अलावा यहाँ पर इस पैसे को यूटिलाइज करते हैं कैसे, कि इन्वेस्ट कर दिया या फिर कोई लोन्स दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक जो है बहुत बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी इकोनॉमी के लिए। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बैकबोन है, ठीक है। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बैकबोन बहुत जरूरी है, वर्टिब्रेट्स के लिए बैकबोन बहुत जरूरी है, वैसे ही इकोनॉमी के लिए यहाँ पर क्या है, बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहलाई जा सकती है, ठीक है। अब टाइप्स क्या है, सबसे पहले आता है वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग बोल लो, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें कि हम बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो बिना किसी फिजिकल ब्रांच पर जाए हुए, ठीक है, तो अवेल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में एक मोबाइल बैंक ऐप है या फिर हमारे पास में लैपटॉप है और हम वेब यूज कर रहे हैं, तो हम इन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप को यूज कर रहे हैं तो अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर लेंगे, न्यू अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमारे वर्चुअल बैंक्स ऑफर कर रहे हैं उनकी एक्सेस भी हमें मिल जाती है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जो भी काम हम एक फिजिकल ब्रांच ज्वाइन कर कर या फिर बेसिकली जाकर कर रहे थे, वो अब हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको लोन भी मिल जाएगा, नए अकाउंट्स आप अपने खोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है, एक वीडियो कॉल आपके पास आती है और वहां से वो लोग आपका जीपीएस के थ्रू एड्रेस वगैरह ले लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। इसके अलावा बाकी भी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, केवाईसी वगैरह कर कर, ठीक है। तो यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है कि 24/7 कर सकते हो आप, दिन में किसी भी घंटे में, रात को किसी भी घंटे पर आप किसी भी फ्रेंड को पैसा भेज सकते हो। तो ये आपका फ्रॉम एनीवेयर है विद एन इंटरनेट कनेक्शन। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है, अब यहाँ पर काफी कम फी लगती है, इंटरेस्ट रेट्स आपको हायर मिल जाते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स। इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग रहता है बैंक्स का। तो रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं जो हमारे रेप्यूटेबल वर्चुअल बैंक्स है ना। तो यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन भी प्रोटेक्टेड रहती है और हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी आपको प्रोटेक्टेड मिलेंगे। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग, तो हम मोस्ट वर्चुअल बैंक जो होते हैं हमारे, वो मोबाइल एप्लीकेशंस ऑफर करते हैं। तो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो अपने अकाउंट्स को, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो और बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप आज के टाइम में बैंक अकाउंट देखते हो अपना एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप देखोगे कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो शेयर मार्केट्स वगैरह में, है ना। अपनी पासबुक भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इवन बहुत सारे तरह के तो लोन भी आप ले सकते हो। तो सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं। इसके बाद आता है सोशल बैंकिंग, जिसको हम सस्टेनेबल बैंकिंग या फिर एथिकल बैंकिंग भी बोलते हैं, जहां पर हमारा फोकस रहता है कि यहाँ सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है
उस पर हमारा ज्यादा ध्यान रहे हमारे फाइनेंशियल रिटर्न्स के साथ साथ। तो हम यहाँ पर खुद को सोशली और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानते हुए तब काम करते हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सेंस आपको देखने के लिए मिलता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स के लिए होगी जिनकी सोसाइटल या एनवायरमेंटल बहुत अच्छी वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि आपने मान लो ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, या आपने यहाँ पर किसी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो कि कोई कंपनी अभी एनवायरमेंट के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने जा रही है। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी ज्यादा मिल जाती है क्योंकि आपको यहाँ पर उनकी लैंडिंग प्रैक्टिसेस और उसके इम्पैक्ट के बारे में ज्यादा अवेयरनेस दी जाती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। कम्युनिटी फोकस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो लोकल कम्युनिटीज जो है उनको भी हम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं और सोशल नीड्स जो है उनको एड्रेस करते हैं। कस्टमर अलाइनमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो जो कस्टमर्स यहाँ पर चाहते हैं कि भाई उनका पैसा जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए सोसाइटी पर, यहाँ पर सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, ठीक है, वो एक अच्छे काम में अपना पैसा दे, वैसे कस्टमर्स यहाँ पर अट्रैक्ट तो होते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है ट्रायोडोस बैंक का, हैंडल्स बैंक इनका, ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह के क्रेडिट यूनियंस भी होते हैं जो कि इन सब चीजों में आपको काफी एक्टिवली इन्वॉल्व दिखेंगे। फिर आता है रूरल बैंकिंग। ठीक है, अब रूरल बैंकिंग क्या है? ये फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे उन लोगों को दे रहे हैं जो रूरल एरियाज में या रिमोट एरियाज में रहते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई बिजनेस आप खोल रहे हो, कोई कॉर्पोरेट सर्विसेज आप देना चाहते हो कम्युनिटीज, जैसे कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये फोकस किस पर कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और कम्युनिटीज जो आपकी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। तो ये उन सेक्टर्स की नीड्स को केटर करते हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, है ना, जिसमें आपका लाइव स्टॉक वगैरह भी आ जाता है। इसके अलावा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, टेक्सटाइल वगैरह से रिलेटेड भी आप देखोगे जो भी काम अगर चल रहे हैं। लो इनकम हाउस होल्ड जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज की, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का फोकस होता है कि हम यहाँ पर फार्मिंग, लाइव स्टॉक और इस ऐसी ही रिलेटेड एक्टिविटीज को आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर प्रमोट करो, लोन्स प्रोवाइड करो। आप यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिश करते हो, तो ये लोग कौन है? जो अभी तक यहाँ पर आपकी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बने हैं। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हम इनको अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड रूरल पॉपुलेशन जो है उसे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आए। फिर माइक्रो फाइनेंसिंग की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे लोन्स जैसे 10,000 के, 20,000 के, 50,000 के लोन्स दे रहे हैं और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को या फिर उन ग्रुप्स को जिनके पास लिमिटेड कोलैटरल है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ खास यहाँ पर नहीं है। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम ऐसी डेवलप करेंगे जो कि यहाँ यूनिक नीड्स जो है हमारे कस्टमर की नीड्स के हिसाब से हम कुछ नए प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स लाएंगे ताकि हम उनको केटर कर पाए। ठीक है, तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखेंगे, उनके इनकम पैटर्न्स देखेंगे। तो एग्जांपल्स आपके पास रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अब आती है बात करस्पॉन्डेंट बैंकिंग की। तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में आप क्या देखते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक बैंक है जो कि सर्विसेज दे रहा है दूसरे बैंक को किसी दूसरी कंट्री या रीजन में। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ए बैंक है और बी बैंक है। ए बैंक है इंडिया में, बी बैंक कहाँ पर है? मान लो आपका यूके में है। अब ए बैंक के कस्टमर्स जो हैं वो यूके में जॉब करते हैं। अब वो चाहते हैं कि उनका बैंक जो है उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करे यूके में। अब ए की यहाँ कोई ब्रांच नहीं है यूके में, तो ए क्या करेगा? एक अकाउंट खोल लेगा बी बैंक में। इसके थ्रू यहाँ जो बी बैंक है वो क्या करेगा? इस अकाउंट के थ्रू जो ए बैंक ने खोला है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इनके क्लाइंट्स को, और यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जैसे कि वायर ट्रांसफर की आपको पैसे भेजने हैं, फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, एक करेंसी जैसे यूरोज आप खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो, डॉलर्स खरीद या बेच सकते हो। और ट्रेड फाइनेंस की, भाई आप यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो, आपको पैसा चाहिए तो वो भी आपके लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट बैंक होता है उसकी डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं है, एक ही डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं है,
ए यहाँ पर क्या है आपके लिए, रेस्पोंडेंट बैंक हो गया, ठीक है। इसकी खुद की प्रेजेंस नहीं है, ना ही यहाँ पर इसके पास फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई फिजिकल ब्रांच वगैरह नहीं है, लेकिन इसके थ्रू अपनी एक्टिविटीज यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है। तो इंटर बैंक रिलेशनशिप्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स आपके अलग अलग बैंक्स के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में कर पाओगे। इंटरनेशनल पेमेंट्स आप कर सकते हो, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरिंग सेटलमेंट अभी क्या होता है, एक स्विफ्ट सर्विस होती है जिसके बारे में आप अभी आगे पढ़ोगे तो मैं बताऊंगी पूरा। बस ऐसा समझो कि यहाँ पर ना मैसेजेस भेजे जाते हैं। तो ये क्या होगा कि अब ए कोई अपने कस्टमर को पैसे निकालने हैं, ठीक है, ए के कस्टमर को पैसे निकालने हैं, तो ए यहाँ पर बी को मैसेज करेगा कि देखो इनको पैसे निकालने, इनको पैसे निकालने देना। फिर बी कहेगा कि ठीक है इन्होंने इतने पैसे का डिमांड किया है, ए बोलेगा हाँ सही अमाउंट है, बी बोलेगा ठीक है ट्रांजेक्शन कर दिया। तो यहाँ पर जो भी मैसेजिंग होनी है वो मैसेजिंग स्विफ्ट अलाउ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लियरिंग और सेटलमेंट में हेल्प हो रही है। रिस्क जो है, जो लॉस होने के यहाँ चांसेस हैं, वो हमारे मैनेज हो जाते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हैं। अब ये हमारे होते हैं नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट। अब जब ए ने अकाउंट खोला किसके साथ में, बी के साथ में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है नॉस्ट्रो। अगर बी ने अकाउंट खोला होता ए के पास, इंडिया में खोला होता, ठीक है, तो ये क्या बन जाता, वॉस्ट्रो। अब नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होगा, ए ने जब अकाउंट खोला तो ये यूके में खोला, तो ये यहाँ पर पाउंड्स या यूरोस में खोला होगा, पाउंड्स लेकर चलते हैं, तो इन्होंने पाउंड्स में अकाउंट खोला होगा, मतलब माय अकाउंट विद यू इन योर करेंसी इन योर कंट्री, ठीक है। तो अवर अकाउंट विद यू एंड योर अकाउंट विद अस, किसमें होगा, ये इंडिया में है, ठीक है, और रुपी अकाउंट होगा। आगे समझ। चलो अब आती है यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप बैंकिंग के ऊपर, जिसमें कि यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, अंबानी अडानी, है ना, बड़े बड़े लोग। अब ये इनके लिए पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं, इनके हिसाब के लोन देंगे, इनके हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है और उसके बदले एक सर्विस यहाँ पर क्या होगा, सर्विस चार्ज ये लोग लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप होती है बैंक की उसके क्लाइंट्स के साथ में। पर्टिकुलरली ये कौन होते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास में, जिनकी नेटवर्थ काफी ज्यादा है, बहुत पैसा है इनके पास, ठीक है, बिजनेसेस या फिर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो यहाँ पर इनका जो फोकस होता है वो क्लाइंट की कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल नीड समझने का है, कि आज क्लाइंट के पास में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है सेविंग के फंड उसमें, तो इसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे ये पैसा जो है वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पर ये यूज कर सकते हैं। तो हर एक चीज ये लोग यहाँ पर हम, इनका जो बैंक है वो इनको कस्टमाइज कर कर देता है, ठीक है। तो पर्सनलाइज सर्विसेज है, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, इसको बोलते हैं डीआरएम, इनको दिया जाएगा, जो कि इनकी सारी नीड्स पर फोकस करेगा। अब इनको यहाँ पर मान लो बैंक से कुछ अकाउंट में पैसे निकलवाने हैं, तो ये किसको कॉल करेंगे, ये इनको कॉल करेंगे, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच होती है, तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यहाँ पर जैसे लैंडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, और एडवाइजरी सर्विसेज की कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, हर तरह की यहाँ पर सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट में क्या होगा, क्लाइंट लॉयल्टी में आप देखोगे कि भाई यहाँ पर आपके क्लाइंट की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी है और ये रिटेन होते हैं। तो रिटेंशन ना आज के टाइम में बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली रिटेल बैंक में, बट ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, अब इनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि हर दूसरे दिन अपना बैंक बदलें, तो यहाँ पर आपको रिटेन मिल जाते हैं, रिटेन कस्टमर्स मिलते हैं। फिर यहाँ पर ट्रस्ट होता है और डीप अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट के बिजनेस की और उनके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स की, ठीक है। चलिए अब आते हैं चेन बैंकिंग में। चेन बैंकिंग में क्या देखोगे कि एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो कंट्रोल करेंगे दो या उससे ज्यादा बैंक्स, ठीक है, जो कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया में लोकेटेड नहीं है या फिर हो भी सकते हैं। तो ये हम कब कर रहे हैं, जब यहाँ पर ओनरशिप जो है वो आपकी वोटिंग स्टॉक की है रेदर देन अ फॉर्मल होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर। तो ये आपके लिए क्या है, चेन ऑपरेट होती है इंडिपेंडेंटली बट अंडर कॉमन मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर मान लो
आपके पास में 4-5 इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। अब ये जो 4-5 इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सभी मिलकर इन्होंने 2 से 3 बैंक्स में यहाँ वोटिंग स्टॉक्स खरीद रखे हैं। वो स्टॉक्स हैं जिनमें वोटिंग राइट्स साथ में मिली हैं और इनके मैनेजमेंट को ये यहाँ पर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कॉमन ओनरशिप या कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा कि भाई एक पर्सन का यहाँ पर या एक ग्रुप का मल्टीपल बैंक्स में इंटरेस्ट है। इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो हर एक बैंक जो है चेन में वो एक लीगल एंटिटी अलग से एक एंटिटी है। जैसे एसबीआई अलग बैंक होता है ना, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अलग है, पीएनबी अलग है। तो हर एक बैंक अपने आप में एक अलग एंटिटी होता है, इसी को बोलेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन बैंक्स के बीच में ना थोड़ी बहुत यहाँ पर इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन है। ये लोग यहाँ पर बिल्कुल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं जा रहे। तो एक का खराब समय चल रहा है, बाकी दो ने हेल्प कर दिया। सिनर्जी का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस या रिसोर्सेज आपस में शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक के पास बहुत अच्छा ऑडिटर आ गया तो इन्होंने बोला कि ठीक है, इस ऑडिटर का काम बहुत अच्छा है, आप अपने यहाँ करा सकते हो। या फिर इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला जो बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है और इनके कस्टमर को इनके जोग्राफिकल एरिया में बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये इनके साथ में भी ये डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा वो सेम ओनर्स को मिल रहा है। तो ये जो है ये पहले बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता था जब यहाँ पर फैमिली या इंडिविजुअल ओन्ड स्टेक्स होते थे सेवरल स्मॉल बैंक्स में। अब यहाँ पर आपके पास में ऐसा देखने के लिए कम मिलता है। फिर आती है मिक्स्ड बैंकिंग, ठीक है। इसको कभी कभार हम यूनिवर्सल बैंकिंग बोलते हैं, यूजुअली यूनिवर्सल बैंकिंग अलग होती है, उसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एंगेज कर सकते हैं ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। जैसे यहाँ पर अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, मतलब पेटीएम ने अपने शेयर्स निकाले थे, आईपीओ निकाला था। अब अगर पेटीएम के पास उतने लोग नहीं आते जितने शेयर्स उसने निकाले थे, ठीक है, तो यहाँ पर सेबी बोल देता कि भाई अगर 90% से कम आपका सब्सक्रिप्शन होगा तो बंद करना पड़ेगा आपको ये आईपीओ। तो ऐसे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या बोला था कि भाई आपकी जगह से ये शेयर्स हम परचेज कर लेंगे अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक तरीके से इसे बोलते हैं अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, ओके। और यहाँ पर ट्रेडिंग, मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं, अलग अलग बैंक्स अलग अलग कंपनीज आपस में मर्ज करती हैं, एक्वायर करती हैं। तो उसमें भी हमें जो अपनी सर्विसेज चाहिए, एक्सपर्ट सर्विसेज चाहिए, वो भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और ट्रेडिशनल सर्विसेज की भाई यहाँ पर लोन वगैरह चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या है कि यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज जो हैं उसके साथ में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि दोनों तीनों तरह का काम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। रिवेन्यू जो आ रहा है, जो पैसा इनको मिल रहा है, अब वो इससे भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट से भी मिलेगा। अगर हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की तो यहाँ पर सिनर्जीज का पोटेंशियल है, कॉस्ट सेविंग अच्छे से हो पा रही है और आप ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। अब रेगुलेटरी चैलेंजेस जैसे आरबीआई वगैरह या सेबी यहाँ पर कुछ आपको बोल सकते हैं कि भाई चीजें आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। और लैंडिंग और अंडरराइटिंग एक्टिविटीज में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिल सकती हैं। अब आती है यूनिट बैंकिंग। तो यूनिट बैंकिंग क्या है, जहां पर एक बैंक जो है एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह काम करता है जिसका केवल एक ही ऑफिस है या बहुत ही लिमिटेड ऑफिस है, ठीक है। और हर एक बैंक जो है वो टिपिकली स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है, कोई यहाँ पर ब्रांचेस नहीं है। अब आप देख रहे हैं पीएनबी कितनी ब्रांचेस हैं, केनरा बैंक कितनी ब्रांचेस हैं, ऐसा इसके साथ में नहीं है। तो सिंगल ऑफिस आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप ऑपरेट कर रहे हो किसी सिंगल लोकेशन से, एक इंडिविजुअल लोकेशन से। लोकलाइज्ड फोकस है, आप किसी एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर रहे हो, वहीं आपका पूरा का पूरा फोकस है। इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है, यहाँ पर एक ही अकेले बैंक हो तो सारे बैंक से अलग काम कर रहे हो, सेपरेटली काम कर रहे हो। और कस्टमर्स के साथ काफी क्लोज टाइज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि लोकल कम्युनिटी में आपकी अच्छी जान पहचान हो जाती है। हिस्टोरिकली ये यूएस में कॉमन थे, ठीक है। अब आप इनको देखोगे कि भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर स्मॉल कम्युनिटी बैंक के नाम पर और क्रेडिट यूनियन के नाम पर ये आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आती है ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग में क्या देखने के लिए मिलता है कि एक सिंगल बैंक जो है वो ऑपरेट कर रहा है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, है ना। एसबीआई की हजारों ब्रांचेस हैं
तो यहाँ पर अलग अलग जगह एक सिटी में ही आप देखते हैं कि मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो एक ही तो बैंक है जो ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ पर एक्सटेंशन जो है हेड ऑफिस का, और ब्रांचेस क्या है, एक्सटेंशन है हेड ऑफिस की, और कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सब कुछ एसबीआई ही कहलाता है। तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई नेटवर्क है पूरा ऑफिस का, हर जगह फैला हुआ है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है यहाँ पर हेड ऑफिस के अंडर। वैसे तो देखो क्या होता है, आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एलएचओ वगैरह भी हो जाते हैं, काफी सारी चीजें हो जाती है। बट मेन आपके लिए क्या होता है यहाँ पर कि भाई ब्रांच है, ब्रांच यहाँ पर किसी रीजनल या फिर आरबीओ, अगर आप एसबीआई में जॉब करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपके अंडर एओ आ जाते हैं, एलएचओ ऑफिस होते हैं, तो इस तरह से अलग अलग ऑफिस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ज्यादातर जो लार्ज और कमर्शियल बैंक्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, जेपी मॉर्गन चेज, ये सभी ब्रांच बैंकिंग मॉडल पर काम करते हैं। अब बात आती है पैरा बैंकिंग की। तो यहाँ पर आपको कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, जो कि आपके ट्रेडिशनल बैंकिंग ऑपरेशन से थोड़ी हटकर हैं। तो या तो आप केवल वही प्रोवाइड करोगे, या फिर यहाँ पर उनके साथ साथ ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि आपके कोर बैंकिंग फंक्शन से थोड़ा ऊपर है, जो लोन वोन या फिर डिपॉजिट्स हैं उससे थोड़ा अलग हटकर हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि इनको सेपरेटली हम रेगुलेट कर रहे हैं, या फिर इन्हें स्पेसिफिक लाइसेंसेस की जरूरत होती है, बट ये सब बैंकिंग एंटिटीज ही प्रोवाइड करेंगी। तो रिवेन्यू इनका क्या है, अलग अलग तरह से भी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक तो है कि भाई लोन वगैरह हमने दिया, उससे हमें इंटरेस्ट इनकम आ रही है। ये कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की है ना। एक एग्जांपल लो कि उन्होंने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया और थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो यहाँ से कुछ अलग रेवेन्यू जनरेट कर लिया। रेगुलेटरी कंसिडरेशन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस और रेगुलेशंस इनको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर आपके पास में वेल्थ मैनेजमेंट हो सकती है, कि आप किसी और पर्सन के लिए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। ये यूजुअली किसके लिए करोगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है उनको बता रहे हो। उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, कि भाई उनको जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो आप स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दोगे। कुछ यहाँ पर मान लो आपने पेंशन फंड्स में करा, तो इस तरीके से पेंशन देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है, आप डायरेक्टली उनका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उनको रिपोर्ट दे रहे हो। एडवाइजरी सर्विसेज में आप केवल एडवाइस करते हो। इंश्योरेंस का जैसे मैंने अभी आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स में आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट या मैनेज कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। मर्चेंट एक्वायरिंग, यहाँ पर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो कार्ड पेमेंट की बिजनेसेस के लिए। जैसे अब आप देखते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे शॉप्स वगैरह होती है, उनके पास में अपनी खुद की मशीन होती है, तो कार्ड से जब आपको पेमेंट करनी है तो किसी एक कंपनी की मशीन है, किसी एक बैंक की, फॉर एग्जांपल एसबीआई की, पीएनबी की ले लो, तो यहाँ पर क्या होगा, उसी के थ्रू सभी के कार्ड प्रोसेस हो रहे हैं। तो मर्चेंट जो होता है, जो बैंक की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो अपनी फीस को कट कर लेता है, ठीक है। रेफरल सर्विसेज होती हैं, कस्टमर को हम अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के पास में रेफर करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमने बोल दिया कि देखो आप मान लो जीरोधा का एप्लीकेशन यूज कर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो हम रेफर कर रहे हैं। फिर आती है नैरो बैंकिंग। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, केवल हाईली लिक्विड मतलब जिनको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या वो एसेट्स जो बहुत ही लो रिस्क है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है, गोल्ड हो गया, तो आप इनको आसानी से, यहाँ पर हाईली लिक्विड है ये, तो उन्हीं को होल्ड कर चलोगे और बैक टू देयर डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर काम करोगे कि भाई वही एसेट्स हैं आपके पास में जो कि हाईली लिक्विड है। तो इनका फायदा क्या है कि आपको सिस्टमिक रिस्क से बचना है। सिस्टमिक रिस्क मतलब अगर एक बैंक गिरा तो बाकी बैंक्स भी गिरने लग गए, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक बैंक एक दूसरे से लोन वगैरह लेकर चलता है, तो ऐसे हमारे पास कोई रिस्क ना फेस करना पड़े, इसीलिए हम केवल ऐसा काम करेंगे कि कम से कम रिस्क वाला हो, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि हमारे पास जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमेशा सेफ एसेट से बैक्ड रहे, जिसमें कि सेफ एसेट्स मतलब अगर मैं इनको बेचने जाऊं तो इनकी वैल्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना देखने के लिए मिले। ऐसा नहीं है कि जब मैं बेचने जाऊं तो प्राइस एकदम कम हो और मुझे बहुत सस्ते में बेचना पड़े। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एसेट पोर्टफोलियो बहुत लिमिटेड है,
ठीक है, एकदम ही सेफ और लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया, रिस्क काफी कम है यहाँ पर जैसा बताया था। स्टेबिलिटी का फोकस है कि भाई यहाँ पर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं। वरना तो हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को लोन दे देंगे जिनसे हम बहुत हाई इंटरेस्ट डिमांड कर सकते हैं, वो नहीं करना है हमें। सेपरेशन है यहाँ पर एक्टिविटीज का, तो जो लैंडिंग एक्टिविटीज हैं वो कंडक्ट हो रही हैं बाय सेपरेट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज और विद डिफरेंट फंडिंग सोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लैंडिंग कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, हमने जैसे कुछ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं उनको पैसा दे दिया उधार पर और उन्होंने यहाँ पर लैंडिंग करी। ठीक है, चलिए अब आती है ऑफशोर बैंकिंग। तो यहाँ पर जो बैंकिंग एक्टिविटीज हैं वो क्लाइंट के कंट्री ऑफ रेजिडेंट से बाहर हैं। ठीक है, तो दीज ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स आर ऑफन बेनिफिटिंग सच एज लोअर टैक्सेस, आपको लग रहे हैं, लेस स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस है, ज्यादा प्रिवेसी मिल रही है और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे कि बैंक ऑपरेट कर रहे हैं आपका सेमन आइलैंड्स में, पनामा में, चैनल आइलैंड्स में, स्विट्जरलैंड में भी पहले करते थे, बरमुडा में या फिर सिंगापुर में। तो बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ पर आपको कम टैक्सेस देने पड़े इसलिए आप इंडिया से उन बैंक्स की सर्विसेज यूज कर रहे हो। ठीक है, चलो तो टैक्स एडवांटेज आपको मिल जाएगी, प्रिवेसी होगी, आपको अपना पैसा कहाँ यूज कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, वो सब बताने की अपनी गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है। रेगुलेट ऐसा अब नहीं होता है। ठीक है, इंडिया में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है इन सब चीजों से बचने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए। रेगुलेटरी आर्बिट्रेज की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ज्यादा लीनियंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखते हैं ऐसी कंट्रीज में, और वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं उनके लिए देखो होता क्या है, अभी आपने हाल फिलहाल में थोड़े साल पहले देखा होगा, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज और लीडर्स थे, नेता थे हमारे, जिनके बैंक अकाउंट्स अलग अलग कंट्रीज में खुले हुए थे, है ना। तो वही काला धन जो है वापस लेकर आएंगे, काला धन वाले ही बैंक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर ग्रीन बैंकिंग में। ग्रीन बैंकिंग क्या है, ग्रीन बैंकिंग एक फॉर्म ऑफ बैंकिंग है जो कि प्रमोट कर रहा है एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, कि यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट को हमें कम करना है, तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की तरफ कि वो लोन्स देंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। यहाँ पर हम केवल एनवायरमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सोशल बैंकिंग में हम सोसाइटी के ऊपर भी फोकस कर रहे थे। कार्बन फुटप्रिंट्स कम करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट्स मतलब यहाँ पर हम लोग जब जैसे देखो अभी इंसान है हम, ठीक है, हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब वो जो हमारी प्रैक्टिसेस है उसको ही हमारा तरीके से बोला जाएगा कि एक इंसान का इतना कार्बन फुटप्रिंट है, तो हमें वो कम करना है। तो यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस लेकर आनी है बैंक ऑपरेशंस में। फिर ईएसजी नेटवर्क यहाँ पर हमें यूज करना है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है, उसको इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि हम जब भी कोई, जैसे पता है क्या होता है, कोई बिजनेस हमने शुरू किया तो उससे पहले हमें ईएसजी फ्रेमवर्क देखना है कि भाई एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आएगा और गवर्नेंस कैसे होगा। ठीक है, अवेयरनेस और एजुकेशन, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करा जाता है एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के में। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रलिटी की कोशिश की जाती है कि हमारे जो ऑपरेशन है वो कार्बन न्यूट्रल हो, हम कम से कम यहाँ पर कार्बन रिलीज करें, नेग्लिजिबल। ठीक है, जैसे कि अब आपने ग्रीन लोन्स प्रोवाइड करे सोलर पैनल्स के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए आपने फाइनेंसिंग की, इस तरह की चीजें करने की हम कोशिश करते हैं। फिर आती है रिटेल बैंकिंग, इसे हम कंज्यूमर बैंकिंग भी बोलते हैं, वही नॉर्मल बैंक जो आप और हम विजिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स, मास मार्केट फोकस होता है, यहाँ पर आप लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर फोकस करते हो। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, अब जो लोन प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे हैं वही बाकी लोगों को भी मिल रहे होते हैं, जो डिपॉजिट स्कीम हमारे लिए है वही बाकी लोगों के लिए है, कुछ स्पेशल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रांच नेटवर्क और डिजिटल चैनल्स देखने के लिए आपको मिलते हैं। होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग या फिर इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इसे बोलोगे, जो कॉर्पोरेट्स के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को यहाँ पर टैकल कर रही है। तो लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, गवर्नमेंट एंटिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लार्ज वैल्यू में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे 50 करोड़ 5 करोड़ है ना। फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, तो कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आप यहाँ टैकल करोगे।
कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, जैसी कॉर्पोरेट की डिमांड है वैसा प्रोडक्ट बनाकर देते हो उनके हिसाब से, ठीक है। ऑफ कोर्स अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी और अपने गोल्स भी ध्यान में रखने होते हैं। लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता है, सिग्निफिकेंट सम ऑफ मनी यहाँ पर है इन्वॉल्व। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, कॉर्पोरेट लोन्स, ट्रेड फाइनेंसिंग, कैश मैनेजमेंट, ट्रेजरी प्रोडक्ट सर्विसेज, प्रोजेक्ट फाइनेंस और सिंडिकेटेड लोन्स, ठीक है। अब आता है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या देखोगे, एक ऐसा बैंकिंग मॉडल जहां पर सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगी। जैसे कमर्शियल बैंकिंग आपकी हो गई, डिपॉजिट टेकिंग, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई, और यहाँ पर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज मिल रही हैं, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। वन स्टॉप शॉप आपको देखने के लिए मिलेगी, तो क्लाइंट्स जो हैं उनको अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सिनर्जीज और क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या है कि भाई एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ठीक है। अब ए जो है वो एक बहुत बड़ा बैंक है जिसका बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, बी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स अब ए के थ्रू बेचना चाहता है, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको, इस कंपनी को क्या मिल रहा है, कस्टमर बेस मिल रहा है, ए को क्या मिल रहा है, एक कमीशन मिल जाएगा। रोबस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट यहाँ पर जरूरी होती है ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या सिस्टमिक रिस्क देखने के लिए ना मिले, ठीक है। तो एचएसबीसी बैंक हो गया, जो बैंक हो गया, आपका जेपी मॉर्गन हो गया, और बहुत सारे इंडियन बैंक जो हैं जैसे आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी। इस्लामिक बैंक, देखो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं लेते ये लोग, ठीक है। क्या होता है कि इस्लाम में ना इंटरेस्ट जो है वो फॉरबिडन है एक तरीके से। तो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो शरिया प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जा रही है, इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग जाती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है, गैम्बलिंग भी प्रोहिबिटेड है, और अनसर्टेनिटी या फिर स्पेक्यूलेशन भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। तो इंटरेस्ट की जगह ये क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट्स रखते हैं, फीस और एसेट बैक ट्रांजेक्शन, ठीक है। कि भाई आप बैंक को एक छोटी सी फीस दे दो, या फिर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपना कुछ गिरवी रख दिया, फिर पैसा वापस ले लिया, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से काम चलता है। तो स्ट्रिक्टली आप इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जाओगे। इंटरेस्ट यहाँ पर आपका रिबा जो है वो प्रोहिबिटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो, मुदारब का, प्रॉफिट शेयरिंग का और मुशारक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर आप खोल ले रहे हो, काफी सारे लोग मिलकर अपना अकाउंट बैंक खोल ले रहे हैं जो अमीर लोग हैं। एसेट बैक ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो टेंजिबल एसेट्स और रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। एथिकल इन्वेस्टमेंट होती है, उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की जाएगी जो कि यहाँ पर एथिकली काम कर रही हैं। अल्कोहल, पोर्क, कन्वेंशनल आर्म्स, इन सब के साथ डील नहीं करेंगे। जाकत यहाँ पर, तो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा गड़बड़ हो सकता है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि चैरिटेबल गिविंग करनी है हमें, ठीक है ना, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। तो दुबई इस्लामिक बैंक है, अल रजाई बैंक है, कुवैत फाइनेंस हाउस है, इस तरह के कुछ बैंक्स हैं। अब आती है बात मर्चेंट बैंकिंग की। तो मर्चेंट बैंकिंग आप अभी तक देखकर समझ ही चुके होंगे कि क्या क्या होती है, अभी बहुत बार मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पर जैसे कि न्यू सिक्योरिटीज अंडरराइट करनी है, मर्जर से एक्विजिशंस करने, दूसरी कंपनीज के साथ में मर्ज होना है, उससे रिलेटेड एडवाइजरीज, कोई आप नया प्रोजेक्ट निकाल रहे हो उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए, मतलब 100 करोड़ का लोन चाहिए, अब कोई एक बैंक तो दे नहीं सकता, तो एक मर्चेंट बैंक है जो इसको आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा है, अलग अलग बैंक्स के साथ डील कर कर। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैसी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्टिविटीज की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान है। तो कॉर्पोरेट एडवाइजरी दोगे, कैपिटल रेज करोगे, अगर किसी कंपनी को यहाँ पर अपने शेयर्स वगैरह इशू करने हैं तो उसके थ्रू, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के भी बॉन्ड वगैरह निकाला और यहाँ पर बोरिंग्स कर ली। मर्जर एक्विजिशंस आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो सकती है कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो या एक्सपेंशन कर रहे हो अपनी कंपनी का, यहाँ पर कोई भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं और लार्ज ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये रेगुलेटेड और रजिस्टर्ड होते हैं कि भाई आप यही एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 2 मिनट तो नहीं हुए, ठीक है।
चलो फिर आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और हमें थोड़ा-सा आप यहाँ पर मोटिवेट करते हैं अपनी कमेंट्स वगैरह के थ्रू, ताकि हम यहाँ पर आपके लिए इस तरह की सीरीज़ लाते रहें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।